टीएलयू का जो मसला है वो एक आम चर्चा का विषय रहता था जो पुरानी सरकार थी। तो अब क्या सीएलयू होना बंद हो गया? इंडस्ट्री की जब भी बात आती है तो हमेशा सरकार को ज़रूरत पड़ती है ज़मीन की। ज़मीन औने पौने दाम में आप किसानों से ले लेते हैं और उसके बाद वो बिकती हीरे के रेट पे है। अब जब हम गुरुग्राम जाते हैं तो हमें लगता है कि हम सिंगापुर पहुंच गए हैं। ये तो हुई तारीफ़ की बात, लेकिन वही सिंगापुर जब बारिश आती है तो वो वेनिस बन जाता है इटली का। वहाँ पे हमें लगता है कि सड़क नहीं होनी चाहिए, नदी होनी चाहिए, किश्ती होनी चाहिए, कार नहीं होनी चाहिए। बादशाहपुर से आप चुन के आते हैं जी, और जो आपकी पर्सनैलिटी और जो स्टाइल है तो वो भी बादशाह वाला ही है। हरियाणा हर दिशा में आगे बढ़ रहा है। जो नशे का कारोबार है ये भी हरियाणा में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। क्योंकि पंजाब से बहुत आता है। चक्रव्यूह देखिए मुकेश राजपूत के साथ। सत्ता के प्रभाव से विपक्ष के वार तक समझेंगे राजनीति का हर दांव पेच। सवालों के रास्ते होगा मुद्दों का हर घेरा पार। चक्रव्यूह देखिए मुकेश राजपूत के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ मुकेश राजपूत। आज हम विशेष शो चक्रव्यूह आपके लिए लेकर आए हैं और इस खास शो में हमारे मेहमान भी बहुत खास हैं। हमारे साथ हैं राव नरबीर सिंह, कैबिनेट मिनिस्टर हरियाणा के। बहुत बहुत स्वागत है राव साहब आपका चक्रव्यूह में। शुक्रिया जनाब। और बहुत दिनों के बाद आप चक्रव्यूह के सवालों के घेरे में आए हैं। दिन नहीं, सालों के बाद, कई बिल्कुल, सालों के बाद सालों के आपके बाद। साथ मुलाकात हुई। लेकिन उम्मीद है कि जो पुराने चक्रव्यूह हैं उनकी यादें आज हम ताज़ा करेंगे और जो नया चल रहा है इसको भी हम दर्शकों तक पहुंचाएंगे। जी, तो अभी जो हरियाणा की हम बात करें तो हरियाणा में क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जो आपके मजबूत कंधों पे हैं? आजकल मेरे पास इंडस्ट्री और कॉमर्स, फॉरेस्ट इन्वायरमेंट, सैनिक अर्धसैनिक और फॉरेन कोऑपरेशन, जी, 6 महकमे हैं सब। तो ये तो बहुत ही अलग अलग तरीके के और अलग जी। अलग। तो सबसे ज़्यादा जो फोकस है अभी आप इंडस्ट्री पे कर रहे हैं? इंडस्ट्री पे भी, इन्वायरमेंट पे भी, जी, इस पे ज़्यादा है। और फॉरेस्ट पे भी बहुत है कि अब बारिश आएगी तो पेड़ लगने चाहिए, पेड़ कटने कम चाहिए। जितने लगते हैं उनकी उतनी मोर्टेलिटी नहीं होनी चाहिए, कि उनकी 5 साल तक देख रेख हो। ये भी है कि हम लगा देते हैं कागज़ों में, पूरा नहीं हो पाता उतना, लेकिन जितने लगाएं तक सर्वाइव 90% करे, ऐसी मेरी सोच है। इंडस्ट्री की जब भी बात आती है तो हमेशा सरकार को ज़रूरत पड़ती है ज़मीन की। और ज़मीन का जब अधिग्रहण होता है तो वो कोई भी सरकार जो होती है एक समय के बाद आकर सवालों के घेरे में खड़ी हो जाती है कि ज़मीन औने पौने दाम में आप किसानों से ले लेते हैं और उसके बाद वो बिकती हीरे के रेट पे है। मुकेश जी, हमारी सरकार 2014 में बनी और हमारी सरकार ने आज तक कहीं कोई ज़मीन अखबार नहीं की। जो भी ज़मीन हरियाणा में अखबार हुई वो पहले की हुई और हमारे समय में कोई नहीं हुई। जब माननीय मनोहर लाल जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बने 2014 में, तो वो पॉलिसी लाए कि हम ज़मींदारों से ज़मीन अखबार नहीं करेंगे, उनकी मर्जी के अनुसार उनका रेट तय करके हम ज़मीन खरीदेंगे। तो ई भूमि पोर्टल उन्होंने बनाया जी, कि जो ज़मींदार अपनी ज़मीन देना चाहता है अपनी कीमत उसमें लिख के डाले पोर्टल पर। फिर उसके बाद उनसे नेगोशिएशन होती और नेगोशिएशन के बाद जब फैसला हो जाता सरकार का और ज़मींदार का, तब उस ज़मीन की कीमत तय होती। ऐसा कोई हमने नहीं कहा, एक भी उदाहरण आपको ऐसा नहीं मिलेगा इन 11 सालों में कि हमने किसी ज़मींदार की ज़मीन अखबार करके हमारे खिलाफ कोई एजिटेशन। हमने जब अखबार करी नहीं, जितनी भी ज़मीन हुई हमारी सरकार बीजेपी के आने से पहले हुई है। टीएलयू का जो मसला है वो एक आम चर्चा का विषय रहता था। जो पुरानी सरकार थी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब मुख्यमंत्री थे, उस सरकार को सीएलयू की सरकार कह देते थे, आप लोग ही कहते थे। तो अब क्या सीएलयू होना बंद हो गए? नहीं, सीएलयू आज भी होता है, लेकिन ऐसा सीएलयू में कोई शिकायत आपको नहीं मिलती होगी कि भाई सीएलयू में कोई धांधली हुई या कोई नहीं।
CLU आज भी होते हैं, खूब CLU हुए हैं, लाइसेंस भी होते हैं, CLU भी होते हैं, लेकिन एक प्रक्रिया है। और पहले तो मुख्यमंत्री तक फाइल जाती थी, मनोहर लाल जी ने उस फाइल को भी अपने तो कारण नीचे डायरेक्टर लेवल तक ही फाइनल कर दिया कि वही नीचे करेंगे, तो अब कोई ऐसी दिक्कत आती नहीं। तो अभी जो हमारे सूत्रों के मुताबिक जानकारी मिली है, उसमें अब एक नई इंडस्ट्री पॉलिसी आप लाने वाले हैं जिसमें कुछ बड़ा होने वाला है। तो इस वक्त आप देश के सबसे बड़े नेटवर्क पर बैठे हो, तो हम चाहेंगे कि इसका खुलासा यहीं पे क्यों ना हो। नहीं, हम बहुत जल्दी, और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस मई के महीने में ही हम इंडस्ट्रियल पॉलिसी डिक्लेयर करेंगे। अभी बहुत से उद्योगपतियों से मुख्यमंत्री जी की मीटिंग हुई है, मैं भी साथ में बैठा हूं, और चर्चाएं हुई हैं। जो जो उद्योगपतियों ने अपनी अपनी मांग रखी है कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, सब उद्योगपतियों से, हर तबके के लोगों से, चाहे टेक्सटाइल हो, चाहे लेदर वाली हो, चाहे फुटवेयर वाली हो, चाहे और ऑटोमोबाइल लाइन, सब लाइनों में उनसे बात करके हम एक पॉलिसी ला रहे हैं। बहुत जल्दी आएगी, और मेरा मानना है कि एक अच्छी पॉलिसी हरियाणा में आएगी, इन्वेस्टर ज़्यादा आएंगे। तो इन्वेस्टर्स आपकी तरफ आकर्षित हों और ज़मीन उसके लिए चाहिए होगी, तो उसके लिए किसान आकर्षित हों जी। तो कुछ मुख्य बिंदु उसके क्या हैं कि दोनों को लाभ हो, हाँ, हरियाणा का जी, विकास जी, हो। जी। हाँ। मुकेश जी, ऐसा है, हमने अपने भारतीय जनता पार्टी के 2024 के संकल्प पत्र में घोषणा की थी, माननीय मुख्यमंत्री जी और पार्टी ने, कि हम 10 IMT हरियाणा में बनाएंगे। 6 हमने डिक्लेयर कर दी हैं, IMT इंडस्ट्रियल मॉडर्न टाउनशिप। तो 6 हमने, एक अम्बाड़ा में और ये नारायणगढ़ में हमने ज़मीन भी जमींदारों से ले ली है, उनका MOU हो गया। कुछ ज़मीनों की 400-450 एकड़ की ज़मीन की रजिस्ट्री होगी, उनसे कीमत तय होगी 1,55,00,000 रुपए में। अम्बाड़ा और इसके अपने नारायणगढ़ के किसान MOU कर गए, कुछ 450 एकड़ के आसपास रजिस्ट्री भी होगी। 1,55,00,000 पर एकड़। पर एकड़। जी जी। हाँ, तो वो तैयार हो गए। और अब जिस दिन नारायणगढ़ वालों की हमने MOU किया, मीटिंग करी CM साहब ने, उस दिन कीमत तय करी। उसके बाद अगले दिन हमने एक पॉलिसी भी निकाली है कि अब हम लैंड पूलिंग में भी लोगों को आकर्षित करेंगे, कि जो जमींदार यूँ कहते हैं कि मैं अपनी ज़मीन नहीं देना चाहता, ये बहुत दिक्कतें आती हैं कई बार कि भाई हम वो कहते हैं कि आपने, जैसे हमने अब अम्बाड़ा यमुनानगर में, उसमें नारायणगढ़ में ज़मीन ली है 1,55,00,000 में। हाँ। तो 1 एकड़ में 4,000 मीटर होते हैं, डेवलप करके वो मिलता है हमें 2,400 मीटर। फिर हम उसकी कीमत तय करके और उसका ऑक्शन करवाती है HSIDC। तो लोग फिर मन में सोचते हैं कि हमारी ज़मीन तो ले ली 1,55,00,000 रुपए में, और ये बेच रहे हैं 20,000 या 22,000 या 16,000 या 25,000 रुपये मीटर। तो जमींदार को थोड़ा सा दुख होता है, वो ये नहीं सोचता कि भाई इन्होंने डेवलपमेंट में खर्चा किया है, सड़कें बनाई है, सीवर बनाया, नेटवर्क है सारा। अब हमने ये कहा कि भाई जमींदार भी ना दुखी पाए, तो लैंड पुलिंग में आ जाओ। जितना एरिया HSIDC को मिलेगा, तकरीबन 60% यूजेबल एरिया होता है, 40% तो हमारा पब्लिक यूटिलिटी में चला जाता है, जैसे सड़क, सीवर, STP, CTP, इस चीज़ों में चला जाता है। तो उसका हम 2,400 मीटर में से 1,200 मीटर जमींदार को देंगे। ये पहली बार पॉलिसी आई है। और 1,200 मीटर में भी, जैसे एक जमींदार की 5 एकड़ ज़मीन है मानो उदाहरण के तौर पर, और वो 3 एकड़ देना चाहे कि भाई 3 एकड़ की मुझे कीमत चाहिए, तो 3 एकड़ ई भूमि पोर्टल पे जो समझौता उसकी ले लो, और 2 एकड़ में वो लैंड पूलिंग में आ जाओ। दूसरा, हाँ। कि यदि उसके 3 बच्चे हैं और वो 1 एकड़ देना चाह रहा है, हम उसको 1,200 मीटर देते हैं, तो हम उसको 400 मीटर के 3 टुकड़े भी करके दे देंगे, उसके बच्चे उसके नाम हो उनके। और एक बात और है, जब तक हम उसको डेवलप नहीं करेंगे, तो हर साल 4 साल तक 1,00,000 रुपए सालाना 1 एकड़ का जमींदार को मिलेगा, जो वो पैदा करता था। तो मेरे हिसाब से 1,00,000 से ज़्यादा पैदा हरियाणा में कहीं नहीं होती साल की एवरेज। 60,000, 70,000 मैक्सिमम, हमारे इलाके में 40,000 रुपये ही होते हैं साल में 1 एकड़ में कमाई। तो HSIDC 1,00,000 रुपये प्रति साल प्रति एकड़ किसान को देगी 4 साल तक। 4 साल के बाद यदि हमने उसको ओनर नहीं बनाया, तो वो 4,00,000 रुपये उसके, ज़मीन उसकी। अच्छा, तो अभी क्योंकि जाहिर है जब भी कोई पॉलिसी बनती है तो उसके लिए सर्वे करवाए जाते हैं, किसानों से भी बात की होगी जी हाँ, हमने बातचीत करी है। लोग राजी हैं इस बात पे। जहाँ तक मेरा संबंध लोगों से हुआ, तो वो कहते हैं जी हम कुछ ई भूमि पोर्टल पे जमीन की कीमत देना चाहते हैं, कुछ हम लैंड पुलिंग में कि हमारे आने वाली नस्लें
धंधा कर सके या हमारी ज़मीन की कीमत बढ़ेगी। तो मैंने कहा जैसे HSIDC की ज़मीन की कीमत बढ़ेगी वैसे ही तुम्हारी बढ़ जाएगी, अपनी ज़मीन रख लो, सारी की सारी लैंड पूलिंग में देना चाहो सारी दे दो, कैसे जो इच्छा करे ज़मींदार की। तो मेरा अपना आकलन ये है कि इसमें बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियल टाउनशिप डेवलप हो पाएंगी। दूसरा जो आपका कार्य अहम रूप से देखने को मिल रहा है, जो पिछले दिनों चर्चा में भी रहा, एक सेंचुरी आप बनाने वाले हैं गुरुग्राम के पास। हाँ, नहीं, एक सफारी बनाने का इरादा था, सुप्रीम कोर्ट में उसका स्टे हो रहा है। मुझे पूरी उम्मीद है कि वो स्टे जल्दी टूटेगा और वहाँ एक सफारी हम गुड़गांव में डेवलप करेंगे। वो क्या प्रोजेक्ट है? नहीं, सफारी बनानी है, वैसे NCR में एक सफारी है नहीं, तो हमारी इच्छा थी, मेरी पिछली योजना में इच्छा थी, और मोदी जी का ये विजन था कि NCR में एक सफारी बने। तो हमारे पहाड़ है गुड़गांव में 10,000 एकड़ के आसपास, तो उसमें हमने सफारी बनानी है, तो उसमें 2-4 हज़ार एकड़ में सफारी बना देंगे जी। तो इसके लिए अभी आप और खट्टर साहब गए थे, वनतारा भी गए थे। हाँ, नहीं, मैं और खट्टर साहब और माननीय मुख्यमंत्री नायब नायब सिंह सैनी सैनी साहब। तीनों हम गए थे, एक रात वहाँ रुक के भी आए। वनतारा सफारी नहीं है, वनतारा रेस्क्यू सेंटर है, जो कोरोना के अंदर दुनिया भर में पशु या कोई पक्षी बीमार हुआ तो लोग उनको छोड़ छोड़ के चले गए, क्योंकि अपनी जान बचाना मुश्किल था, हाथियों के इतने गड्ढे थे, तो जख्म हो रहे थे, बेल बांध के छोड़ गए उनको। तो जो टेलीफोन इनके पास आए, रिलायंस वालों के पास, तो उन्होंने वो रेस्क्यू करके मंगाए और वहाँ एक सेंटर उन्होंने बनाया। बहुत अच्छा सेंटर है, लेकिन वो हर आदमी को दिखाते नहीं। लेकिन हम देखने वहाँ गए तो मुझे तो इतना अच्छा लगा कि मैं उससे बड़ा प्रभावित हुआ। और वहाँ कई लाख पशु पक्षी हैं, 3,500 एकड़ में वनतारा में रेस्क्यू सेंटर बना रखा। जिस प्रकार वो सेवा करते हैं, ऐसी सेवा में किसी सफारी में, दुनिया की बहुत सफारी में घूमा हो नहीं सकती सब। बहुत अच्छा इंतजाम उनका। तो जो आप की सफारी बनेगी तो वहाँ से कुछ नहीं, मैंने उनको कहा है कि भाई इसकी DPR आप लोग तैयार करवा दो, तो अब कोर्ट में स्टे है, खुल जाएगा तो उनसे सहायता ली जाएगी। गुरुग्राम जो है, अब जब जाते हैं हम, तो एक पहले वाला गुरुग्राम था कि कहीं राजस्थान की तरफ से या हरियाणा की तरफ से एक पैसेंजर गाड़ी आती थी सुबह और शाम को तक वहीं पे खड़ी रहती थी, फिर शीतला माता के जड़ूला वगैरह उतार के उसमें लोग वापस चले जाते थे। जी। अब जब हम गुरुग्राम जाते हैं तो हमें लगता है कि हम सिंगापुर पहुंच गए हैं। ये तो हुई तारीफ की बात, लेकिन वही सिंगापुर जब बारिश आती है तो वो वेनिस बन जाता है इटली का। वहाँ पे हमें लगता है कि सड़क नहीं होनी चाहिए, नदी होनी चाहिए, किश्ती होनी चाहिए, कार नहीं होनी चाहिए। उस पर भी काम किया कुछ आपने? हाँ जी, हमने इस बार जब 2025 में बारिश पड़ी तो वो कुदरती 2 बार ज़्यादा बारिश होगी साहब। एक बार 133 mm होगी, एक बार 119 mm होगी। मैं जब भी किसी चैनल पर जाता हूँ या कोई पत्रकार सवाल पूछते हैं, मैं कहता हूँ देश में एक भी ऐसा शहर नहीं है जहाँ 50 mm से बारिश 1 घंटे में ज़्यादा पड़ जाए और जल निकासी एकदम हो जाए। वहाँ जल भराव होगा ही होगा, थोड़ा सा समय लगेगा। आहिस्ता आहिस्ता 50 mm बारिश पड़ जाएगी तो साथ के साथ निकल जाएगी, उससे थोड़ी ज़्यादा बारिश होती, थोड़ा सा समय लगता है। गुड़गांव इसलिए हाईलाइट होता है कि दिल्ली के नज़दीक है और सारे नेशनल, इंटरनेशनल और सोशल मीडिया सब गुड़गांव में रहता है, तो फटाफट सड़कों पे चला जाता है और उसकी वो अपनी अपनी TRP बढ़ाने के चक्कर में ज़्यादा हाईलाइट करते हैं। थोड़ा सा है, मैं मानता हूँ ये है कि जल भराव है। हमारा नेशनल हाईवे से जब हम, क्योंकि नेशनल हाईवे 48 जो है वो दिल्ली से जो जयपुर जाता है वो गुड़गांव के, अब दोनों तरफ गुड़गांव हो गए, पहले वो बाहर था, अब जो नया गुड़गांव बसा वो लेफ्ट साइड को बस गया। तो जहाँ एग्जिट पॉइंट है वहाँ उतरते टाइम भीड़ लगना शुरू हो जाता है, क्योंकि ये थोड़ा सा ऊंचा होता है, वो थोड़ा सा नीचा है, तो उस एग्जिट पॉइंट पे निकलते टाइम भीड़ हो जाती है, इसलिए जाम भी लग जाता है गुड़गांव में जाते टाइम। और वो बारिश नहीं, गुड़गांव में साहब बिना बारिश भी आप जाओगे तो हाईवे पे जाम लगा पाता है कि इतनी गाड़ियाँ होगी गुड़गांव में, एंट्री पे बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है हमें। अभी तो नए नए रूट्स निकाल रहे हैं हम। अभी हमने एक UR2 निकाला है एयरपोर्ट से, और नई टनल निकाल रहे हैं, कई एक नेल्सन मंडेला की तरफ से निकाल रहे हैं। आहिस्ता आहिस्ता हो जाएगा सुधार। ये नेल्सन मंडेला जो है, हाँ। इसका क्या संदर्भ है? ये नेशनल मंडेला, इसमें अपने वसंत कुंज से गुड़गांव की तरफ एक रोड नया लेकर आएंगे टनल के द्वारा। हाँ, तो वो भी काम चालू है। वो मुंबई वाला हाईवे तो चल पड़ा, हो तो मुंबई वाला चल पड़ा साहब, बादशाहपुर से और मुंबई जा रहा, बादशाहपुर से हम सोना, पिछली योजना मैंने एलिवेटेड बनवाया था, तो चालू 17 मिनट में हम आज राजीव चौक से सोना पहुँचते हैं। और बहुत से द्वारका एक्सप्रेस वे बनाया भारतीय जनता पार्टी ने। अब हम एक नया एलिवेटेड बना रहे हैं हीरोंडा चौक से उमंग भारद्वाज चौक, वो बड़ा कंजेस्टेड रहता है, बड़ी भीड़ होती है,
उसको भी बनाएंगे। कई अंडरपास फ्लाईओवर गुड़गांव में निर्माणाधीन है जिनको निकट भविष्य में हम बना रहे हैं। एक हम SPR पे भी सारा एलिवेटेड कर रहे हैं, पूरा SPR और एक्सटेंशन रोड भी, जिसकी SPR का तो टेंडर भी हो गया और उसकी DPR तैयार हो रही। 2-1 महीने में हम टेंडर लगा देंगे वाटिका चौक से और घाटा चौक तक। तो बादशाहपुर से हैं आप, बादशाहपुर से आप चुन के आते हैं जी। और जो आपकी पर्सनैलिटी और जो स्टाइल है, और कभी कभी तो थोड़ा सा जिद्दीपन भी लगता है, तो वो भी बादशाह वाला ही है। ना ऐसी बात नहीं है। ये परिवार से मिला है, ये जो राव फैमिली है। ना ऐसी कोई बात नहीं, आपको लगता होगा, ऐसी बात नहीं। जैसे थोड़ा सा हम कहें कि वहाँ पे 2 राव हैं जिनका टकराव रहता है, राव इंद्रजीत सिंह और ना राव- कोई टकराव नहीं साहब, ना ये गलती कुछ तो आप लोग बना देते हो, कोई ऐसा टकराव नहीं। ना हाँ, नहीं तो हम तो प्यार की भी बनाते हैं आपकी, लेकिन टकराव की ना जैसे- टकराव ना। मेल देखो वाला- कोई पार्टी में अपना मुद्दा हो तो कहने का तो सबका अधिकार है, वैसे कोई राजनीतिक मंचों वैसी बात हमारी नहीं है। लेकिन पार्टी फोरम पर अपनी बात राव- कहने का सबका अधिकार है। राव नरबीर का जो स्टाइल है वो अलग है। राव नरबीर अपनी शर्तों पे राजनीति करते नहीं साहब नहीं, बिल्कुल जो पार्टी कर देखो, जो पार्टी में अपनी बात कहने का सबको अधिकार, उसके बाद जो पार्टी फैसला कर देती मैं उसके अनुसार चलता हूँ। अभी मोदी साहब ने थोड़ी चिंता जताई है कि आने वाले जो कुछ महीने जो हैं वो भारी कठिन दौर में कठिन गुजरेंगे। यहाँ डीजल, पेट्रोल, गैस, इसकी दिक्कत आ सकती है, क्योंकि युद्ध हो रही है। अकेले इंडिया का सवाल नहीं साहब, इंटरनेशनल लेवल का मुद्दा है। और उन्होंने लोगों को सचेत किया है कि थोड़ा आप बचत करेंगे डीजल पेट्रोल की तो हमें विदेशी मुद्रा नहीं देनी पड़ेगी। तो ये प्राइम मिनिस्टर का कर्तव्य भी है कि लोगों को जागरूक करें। उन्होंने जागरूक किया है। अब सोना खरीदने के लिए उन्होंने मना किया है। हाँ, मुझे अभी पता लेकिन लगा आपको लगता कितने है टन मतलब- सोना बाहर से आता है साहब। हमारे लोग मानेंगे? देखो प्राइम मिनिस्टर तो अपील ही कर सकता है, इसमें कोई जबरदस्ती तो हो नहीं सकती। नहीं, अभी ड्यूटी भी बढ़ा दी है, 6 से 15% होगी है इम्पोर्ट पे। हाँ, देखो कोशिश करते हैं कि हमारी विदेशी मुद्रा यहाँ से ना जाए। यही वाली घोषणा 1967 में इंदिरा गांधी ने भी की थी कि सोना ना खरीदें। इससे क्या फर्क पड़ता है थोड़ा जो? नहीं, हम सोना बाहर से बहुत खरीदते तो विदेशी मुद्रा जाती है साहब, तो ना जाए कुछ दिन तो क्या दिक्कत है, नहीं खरीदेंगे तो। गुरुग्राम को जो अभी हम सिंगापुर से कंपेयर कर रहे हैं, और जाहिर है कि उस दिशा में आप अग्रसर भी हैं, कह रहे सबसे ऊंची बिल्डिंग आप बनाने वाले हैं वहाँ पे। नहीं, सिंगापुर से तो मैं नहीं, पर मैं यूँ कहता हूँ कि अच्छा गुड़गांव बनाने की कोशिश करेंगे। अब हमारा नाम सरकार ने भी गुरुग्राम कर दिया, तो हम क्यों सिंगापुर बनाएं? हम अच्छा गुरुग्राम बनाएं, अच्छा हो, सुंदर हो, स्वच्छ हो। क्या उस बिल्डिंग तो के एक हम ग्लोबल सिटी बना रहे हैं गुड़गांव में, तो उस ग्लोबल सिटी तकरीबन 1003 एकड़ की है। दुबई में जो डाउनटाउन है वो 400-450 एकड़ में है। बुर्ज खलीफा भी उसमें, दुबई मॉल भी उसमें है, और बड़ी बड़ी टॉलेस्ट बिल्डिंग भी उसी में ही है। तो हम 1003, वो डबल से भी ज़्यादा हमारी जगह है। तो हमने एक सोच बनाई, मुख्यमंत्री जी ने कहा कि वो एक ऐसी बिल्डिंग बनाओ, हरियाणा में दिल्ली के नज़दीक है, तो हम एक सबसे ऊंची बिल्डिंग बना रहे हैं। उसकी कंडीशन सिर्फ ये होगी कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया से आपको उसकी परमिशन लेनी होगी, कितने हाई राइज हम बना सकते हैं, उतनी वो बना लो। तो मेरा ये मानना है कि भाई हिंदुस्तान की सबसे बड़ी बिल्डिंग हिंदुस्तान बन की। जाएगी जी। तो अभी जो गुरुग्राम है, इसमें अगर हम बात करें रियल स्टेट, तो गुरुग्राम का शायद सबसे तेज़ी से बढ़ रहा है, अगर मतलब मुंबई वगैरह को हम ना लेकर आएँ, क्योंकि वहाँ पे शायद इससे भी ज़्यादा है। 150 करोड़ के फ्लैट बिक रहे हैं वहाँ पे। इन फ्लैट्स में रहता कौन है? सब आदमी रहते हैं, MNC के जो अधिकारी हैं वे रहते हैं, और दिल्ली के 3 तरफ हरियाणा है, और गुड़गांव का इंफ्रा और शहरों से अच्छा मानते हैं, तभी लोग आते नहीं, कौन आएगा जी। MNC के 500 के आसपास हेड ऑफिस गुड़गांव में है। बढ़ता हुआ शहर है, दिल्ली के नज़दीक है, एयरपोर्ट बहुत नज़दीक है, कनेक्टिविटी अच्छी है। अब तो जेवर भी एयरपोर्ट, वो भी गुड़गांव से 1 घंटे का ही रास्ता होगा सब। तो जेवर के बनने से जो इंदिरा गांधी एयरपोर्ट है जो नहीं, गुरुग्राम हाँ, के मेरा ये आकलन नहीं कि उसमें वहाँ ज़्यादा कार्गो के लोग ज़्यादा कार्गो जाएंगे, के तो जाएंगे। फ्लाइट तो यहीं उतरेंगी ज़्यादा, पैसेंजर्स तो। गुड़गांव की कीमत कभी कम नहीं होगी साहब, गुड़गांव चलता रहेगा। भारत में वैसे तो हमेशा ही चुनाव का मौसम ही रहता जी। है। अभी भी चुनाव हुए, कुछ राज्यों में आप जीत गए, कुछ में और जीत गए, तमिलनाडु में नहीं भाजपा। हाँ, तमिलनाडु भाजपा थी नहीं, हाँ, लेकिन लेकिन बंगाल हमारा बंगाल- परसेंटेज वोट और परसेंटेज में देखा, लेकिन पिछली बार से ज़्यादा आया हुआ केरल में और तमिलनाडु में, और बाकी आसाम में और बंगाल में और पांडिचेरी में भारी बहुमत से हम जीते हैं। इतना बंगाल बहुमत, में इतनी बड़ी जीत की आपको उम्मीद थी? 10-5 सीट कम उम्मीद करते थे, हाँ, लेकिन लोगों ने ममता जी का राज पसंद नहीं आया,
तो वहाँ लोगों ने भारी बहुमत दिया। अब हर एक जगह ही आप जीत रहे हैं, तो आजकल नहीं, वोट लोगों मांगने को- जाते हैं आप, या नहीं। वैसे ही मिल जाते हैं, या नहीं पहुंच नहीं, जाते हैं? मांगते भी हैं और वर्कर बहुत दिन से काम करते हैं, और लोगों में मोदी जी के प्रति भावना है कि देश में यदि कोई अच्छा शासन दे सकता है और प्रदेश में ठीक सरकार चलवा सकते हैं तो वो बीजेपी ही है। इसलिए मोदी जी के नाम पर लोग वोट देते हैं, सरकारें बनती हैं। हरियाणा हर दिशा में आगे बढ़ रहा है, और हर दिशा में आगे बढ़ते बढ़ते जो नशे का कारोबार है ये भी हरियाणा में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। युवा जो है नशे की चपेट में आ रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, पहले से कम हुआ है। बहुत जगह छापे पड़ते हैं, बहुत जगह हम ड्रग्स जो तस्कर हैं उनको भी गिरफ्तार करते हैं, पुलिस प्रशासन करती है। लेकिन हमारे यहाँ जी साहब ज़्यादातर पंजाब का जो नेबर ज़िले हैं उनमें ज़्यादा दिक्कत आती है, क्योंकि पंजाब से बहुत आता है। लेकिन हाँ, हरियाणा में ठीक है, नशा है, लेकिन सरकार बहुत कोशिश करी, लेकिन उतना नशा नहीं जो और प्रदेशों में हुआ। अब तो बंगाल में बहुत हो रहा है। बंगाल का हम अब इस चुनाव में सुनते थे, बंगाल में बहुत नशा है। अब तो खत्म हो जाएगा ना, अब तो अब सरकार आपकी बन गई वहाँ पे। बीजेपी अब आई है, तो 6 महीने के बाद इसका रिजल्ट पता लगेगा। और पंजाब में भी जब आप लोग आ जाएंगे तभी खत्म होगा। हाँ, उम्मीद करते उससे हैं पहले खत्म तो कर हो दें। नहीं सकता। हाँ, नहीं, शायद नहीं हो सकता, होता आजकल- तो हो जाता तब तक। हाँ हाँ, आजकल पंजाब के बहुत दौरों पे रहते हैं आप। नहीं, सरकार बनानी है तो लोगों को समझाने के लिए कि भारतीय जनता पार्टी देश में ये कर रही है, तो आम आदमी को समझाने के लिए दौरे होते रहते हैं। वहाँ पे तो आम आदमी जो है, और आम आदमी की वहाँ पे सरकार बनाई हुई है, तो आम आदमी के पास जब भारतीय जनता पार्टी का आम नेता जाता है तो कुछ रिस्पांस मिलता है। जी, रिस्पॉन्स मिलता है, जब ही जाते हैं। रिस्पॉन्स ना मिलता तो कोई नहीं जाएगा। हाँ, क्या हालात हैं अभी? मुझे लगता है फिर भाजपा की सरकार अब की बार बनेगी, पहली बार। फिर क्या, अभी तक तो बनी नहीं है भाजपा की। बंगाल में भी नहीं बनी थी, हाँ, अब कितने बहुमत से आई। हाँ, तो आ जाएगी। ऐसा लगता है। हाँ। हाँ, कुछ बताइए पंजाब के बारे में। पंजाब का जी, हमने अभी 2 दिन ना इंडस्ट्रियल लोगों की मीटिंग की, उद्योगपतियों की, दिल्ली में, नई पॉलिसी लाने के उसमें कि क्या क्या आपकी मांग है। हरियाणा भवन में 2 दिन बैठे हम, सुबह से रात तक। तो मैं और मुख्यमंत्री जी दोनों थे। तो पंजाब के लोग बहुत आए, वो हरियाणा में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, और उन्होंने कहा कि जी पंजाब में भी हम बीजेपी की मदद करेंगे। तो जब उद्योगपति आने लग गए, कहने लग गए, तो आहिस्ता आहिस्ता माहौल बदल रहा है। उद्योगपति तो वैसे भी जो नहीं आएंगे उनको आप ले जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं। एक पंजाब उद्योगपति नहीं, इनके थे, लवली प्रोफेशनल नहीं, यूनिवर्सिटी के। पंजाब में उद्योगपति, वहाँ आम आदमी पार्टी की सरकार है, ऐसा नहीं। उद्योगपति और आदमियों से ज़्यादा अक्लमंद होता है, और एक एक उद्योगपति ऐसे ऐसे थे जिनके 8-8 हज़ार कर्मचारी काम करते हैं, तो उनका असर उस पर भी पड़ता है। जब मालिक एक ठीक बोलेगा तो कर्मचारी पर असर पड़ेगा। जब इतने बड़े बड़े आदमी आ रहे हैं तो आम जनता में भी, हमारे सीएम साहब हर हफ्ते एक प्रोग्राम कर लेते हैं, कभी कभी 2 भी कर लेते हैं, तो उनके जनसभाओं में भीड़ देखकर ये लगता है कि लोग मन बना रहे हैं कि अब की बार सारी पार्टियां उन्होंने देख ली, तो उनका मन है अब के। इन्वेस्टर मीटिंग की आप बात कर रहे हैं, तो इन्वेस्टर से क्या एक्सपेक्ट करते हैं आप कि हम ये हरियाणा में आए तो वो क्या करें, प्रायोरिटी क्या हरियाणा रहेगी? में इंडस्ट्री लाएं, हरियाणा में उद्योग पनपे, लोगों को रोजगार मिले, तो लोगों की भलाई होगी, और अच्छा हमारा इंडस्ट्रियल टाउनशिप डेवलप होगी। और हरियाणा दिल्ली के नज़दीक है, सारी सुविधाएं हैं, लॉ एंड ऑर्डर ठीक है, इसलिए उद्योगपति हरियाणा में प्रभावित होता आने के लिए। चलिए, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, और हमेशा की तरह जो हमारे खट्टे मीठे सवालात हैं उनका आपने दिल से जवाब दिया, क्योंकि आप दिल से बात करते हैं, दिल से चलते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका नेटवर्क 18। नहीं, आपका भी शुक्रिया, बहुत सालों के बाद आपने बुलाया। बिल्कुल, ये हमारा सौभाग्य है, और आप इसी तरीके से आप आते मुझे रहें और हमारे बुलाते रहो, मैं दर्शकों से बात जरूर, करते रहें। जो मेरे से कहा जाएगा मैं जरूर कहने की कोशिश बहुत बहुत शुक्रिया। राव नरबीर सिंह हमेशा की तरह अपनी बेबाकी के लिए ये जाने जाते हैं, और आज भी जो आपसे जुड़े सवाल हैं, जनता से जुड़े सवाल हैं, वो तमाम सवाल हमने इनके सामने रखा। उम्मीद है कि इन्होंने सभी सवालात का ईमानदारी से जवाब दिया, या अपने तजुर्बे के चलते गोल गोल हमें कहीं घुमा भी गए, तो इसका फैसला हमेशा की तरह आप करेंगे। चक्रव्यूह को अब यहीं पर विराम देने का समय आ गया है, लेकिन आप कहीं मत जाइए, बने रहिए नेटवर्क 18 के साथ। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।